विनर कोई और नहीं बल्कि वही लूजर होता है जो हारने के बाद एक बार फिर से प्रयास करता है। जिंदगी में कुछ ऐसा करके दिखाओ कि लोग तुम्हारी मेहनत पर किताब लिखने को मजबूर हो जाएं। अपने आप को इतना परफेक्ट बना लो कि लोग आपसे मिलने के लिए आपसे टाइम नहीं बल्कि आपके लिए टाइम निकालें। वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फिजिक्स गुरुजी पे। और जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, फिजिक्स गुरुजी पर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं यूपी पॉलीटेक्निक का सिलेबस, और उस यूपी पॉलीटेक्निक के सिलेबस में हम अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक होने वाला है लेज़र के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ लेज़र। तो लेज़र पढ़ लिया। अब जब लेज़र पढ़ लिया तो यार बिना एप्लीकेशंस के लेज़र का क्या मतलब, क्यों पढ़ा लेज़र, क्या यूज है उसके, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ लेज़र। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे से वीडियो देख रहे होंगे और समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों की समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बस यहीं पे आप लोग कमी कर रहे हैं, यहीं पे आप लोग जो है ना थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, कंजूसी कर जाते हैं आप लोग। वीडियो शेयर वेयर नहीं कर रहे हैं, लाइक वाइक नहीं कर रहे हैं, कमेंट तो बिल्कुल नहीं आ रहे हैं आप लोगों के। तो प्लीज़ थोड़ा सा बढ़ाइए रेंज चैनल की ताकि और लोगों को भी फायदा हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ लेज़र। तो दो लेज़र हम लोगों ने पढ़े थे, रूबी लेज़र और हीलियम नियॉन लेज़र। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, आपकी समझ में आ गई होगी लेज़र की वर्किंग, और ये भी आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि लेज़र से किस तरह की लाइट एमिट होती है। अब उस लाइट के यूज क्या है जो लेज़र से एमिट हो रही है। तो देयर इज ए वाइड एप्लीकेशंस ऑफ लेज़र इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड, चाहे वो इंजीनियरिंग का फील्ड हो, चाहे वो मेडिकल का फील्ड हो, चाहे वो रिसर्च का फील्ड हो, चाहे वो डिफेंस का फील्ड हो, चाहे वो मेट्रोलॉजी का फील्ड हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल फील्ड हो। किसी भी फील्ड की अगर हम बात करें तो हर फील्ड में वाइडली यूज हो रहे हैं लेज़र। तो चलिए हमें सिर्फ लेज़रों के एप्लीकेशंस पर नज़र डालते हुए आगे बढ़ना है। बहुत ज़्यादा डीप में या बहुत ज़्यादा डिटेल में हम एप्लीकेशंस में इसके नहीं जाएंगे। तो एप्लीकेशंस ऑफ लेज़र, लेज़र के अनुप्रयोग क्या है। तो पहला देखिए कि इंडस्ट्री में कहाँ पर यूज हो रहे हैं। तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस इसके क्या है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस यानी कि औद्योगिक उपयोग। तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस की बात करें हम तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में कटिंग के पर्पज से लेज़र यूज होते हैं। कटिंग, जैसे हमें बहुत कठोर चीज़ें काटनी हो। कठोर चीज़ें क्या है हमारे पास, जैसे हम कहें डायमंड की बात करें, डायमंड है सबसे कठोर चीज़ होती है। हीरा, हीरा को अगर हमें कट करना है या हम कहें बहुत मामूली से बहुत ड्रिल होल करने हैं, इसमें बहुत मामूली से होल करने हैं, तो हम लेज़र का यूज कर सकते हैं। तो लेज़र्स आर यूजिंग लेज़र्स यूज्ड इन कटिंग और ड्रिलिंग। इंडस्ट्री में और काम हो रहा है ड्रिलिंग। ड्रिलिंग का मतलब कि इससे हम बहुत बारीक बारीक छेद कर सकते हैं। ऐसे बारीक ड्रिल कर सकते हैं हम जो हमारी आंखों से नहीं दिखते हैं हमें, यानी कि माइक्रोमीटर के ऑर्डर के साइज के हम ड्रिल लेज़र की हेल्प से कर सकते हैं ड्रिलिंग। तीसरी बात करें तो वेल्डिंग, लेज़र वेल्डिंग होती है। देखिए ऑर्डिनरी वेल्डिंग और लेज़र वेल्डिंग में क्या फ़र्क है। ऑर्डिनरी वेल्डिंग में हमें सबसे पहले तो एक फिलर मटेरियल चाहिए, कुछ मटेरियल फिलर करके उसको गर्म करके चिपकाया जाता है। लेज़र वेल्डिंग में किसी फिलर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और दूसरी बात यह है कि जो वेल्डेड पार्ट है और ओरिजिनल पार्ट है, हम उन दोनों में कोई पहचान नहीं कर सकते कि ये पार्ट वेल्डेड है। इतना फाइन वेल्डिंग लेज़र से की जा सकती है। तो ये इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस है। कटिंग, जैसे फाइबर है, फाइबर के क्लॉथ्स बनते हैं, तो फाइबर की कटिंग के लिए, कटिंग ऑफ फाइबर, इसके लिए हम लेज़र का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं बहुत सारे। और अगर हम बात करते हैं तो डिपार्टमेंटल स्टोर्स में लेज़र का यूज होता है। डिपार्टमेंटल स्टोर्स, तो डिपार्टमेंटल स्टोर्स में क्या होता है, टू रीड बारकोड।
आप जाते हो मॉल में सामान खरीदने, और वहाँ पर क्या होता है कि हर सामान पर आजकल डिपार्टमेंटल स्टोर वाले जो हैं वो एक बार कोड लगा देते हैं। आप लेके आते हैं, वो फटाफट से उस बार कोड को स्कैन करता है लेज़र की हेल्प से और सारी डिटेल उसकी आ जाती है, बिल बना के दे देता है आपको। तो ये सब लेज़र की तरह से पॉसिबल है। इसी तरह से डिपार्टमेंटल स्टोर्स में दूसरा यूज इसका क्या है, सिक्योरिटी चेक। भाई गेट पे सिक्योरिटी चेक होती है, वहाँ कोई आदमी नहीं लगे होते हैं, कोई चोरी करके ले जा रहा है कुछ सामान, नहीं ले जा सकते, क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी चेकअप के लिए लेजर्स का यूज होता है। तो लेज़र की लाइट होती है, वो लेज़र की लाइट वहाँ से क्या होती है, जैसे हम डोर में एंट्री करते हैं या एग्जिट करते हैं तो डोर पे उस पर लेज़र की लाइटों का आवरण होता है पूरा। तो उसमें से जब भी कोई चीज़ हम जब निकलते हैं और हमारी जेब में या कहीं कोई कुछ ऐसी चीज़ें रखी हो जो बारकोड है जिस पे या अनसस्पिशियस है, तो उसको जो है वो लेज़र की लाइट से अलार्म बज जाता है। तो ये डिपार्टमेंटल स्टोर्स में इसके यूज हो गए। तो इंडस्ट्री में इस तरह के लेज़र के एप्लीकेशंस हैं। अब हम बात करते हैं मेडिकल एप्लीकेशंस इनके। तो इन द फील्ड ऑफ मेडिकल, तो मेडिकल के फील्ड में क्या है, मेडिकल के फील्ड में अगर हम बात करें तो बहुत ही मेजर सर्जरी जो होती हैं उनको हम लेज़र की हेल्प से बहुत इजीली और पेनलेस कर पाते हैं डॉक्टर आज की डेट में। जैसे ब्रेन ट्यूमर है, ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी करनी है, ब्रेन ट्यूमर हटाना है, तो इसको लेज़र की लाइट की हेल्प से इजीली जो है इसको रिमूव किया जा सकता है ब्रेन ट्यूमर को। ठीक है, गैल ब्लैडर पथरी की जो ग्लेट या हम कहें गाल ब्लैडर, पित्त की पथरी, इसका ऑपरेशन, और बहुत ज़्यादा यूज जो इसका हो रहा है वो लेज़र का आईज, आँखों के जो हमारे रोग हैं यानी कि आई सर्जरी में बहुत ज़्यादा यूज होता है। जैसे कार्निया ड्राफ्टिंग, कार्निया ड्राफ्टिंग बहुत ही मेजर सर्जरी होती है, कार्निया ड्राफ्टिंग। तो इस कार्निया ड्राफ्टिंग में लेज़र का यूज किया जाता है। तो आँखों के जितने भी ज़्यादातर आजकल जो ऑपरेशंस हो रहे हैं वो सब लेज़र की हेल्प से ही हो रहे हैं। लेज़र इंड्यूस्ड मशीन्स आ गई हैं जिनकी हेल्प से जो बहुत इजीली क्या किया जाता है, सर्जरी कर दी जाती है। इसके बाद कैंसर का इलाज, कीमोथेरेपी के बाद और भी लेज़र से कैंसर्स के इलाज होते हैं। तो ये बहुत सारे यूजेस मेडिकल के क्षेत्र में भी हैं लेज़र के। अब अगर बात करें हम डिफेंस की, तो डिफेंस में क्या है, डिफेंस में लेज़र गन आ गई हैं आजकल, लेज़र गन है, और लेज़र की हेल्प से ऐसे सिस्टम इन्वेंट हो चुके हैं जिससे हमें ये पता लग जाती है कि दुश्मन कितनी दूरी पे है, या दुश्मन की कोई मिसाइल है उसको डिटेक्ट करना, डिटेक्ट करने के बाद उसको जो डिस्ट्रॉय करना, ये सब लेज़र की हेल्प से किया जा रहा है। कहाँ पे माइंस बिछी हुई हैं, माइंस की जानकारी लेनी है तो लेज़र की हेल्प से, लेज़र की लाइट की हेल्प से ये सारे काम किए जाते हैं। तो ये डिफेंस में हो गए इनके यूजेस। इसके बाद अगर हम बात करें रिसर्च के फील्ड में, तो रिसर्च के फील्ड में प्लाज्मा रिसर्च, प्लाज्मा की डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्लाज्मा की, ठीक है, ये सब चीज़ें जानने के लिए भी लेज़र का यूज किया जाता है। लेज़र के बहुत सारे एप्लीकेशंस इसी तरह के रिसर्च में हैं, बहुत ज़्यादा डीपली हम नहीं जा रहे। उसके बाद अगर हम और जनरल एप्लीकेशंस की बात करें लेज़र के, तो लेज़र के बहुत सारे जनरल एप्लीकेशंस मेट्रोलॉजी में हैं। जैसे हमें बहुत दूर की डिस्टेंस मेज़र करनी है, यहाँ से सपोज चंद्रमा की डिस्टेंस मेज़र करनी है, तो लेज़र की हेल्प से हम उस डिस्टेंस को मेज़र करते हैं। लेज़र की लाइट डालेंगे, उस पर लाइट लौट के आएगी, आने जाने का टाइम जो है हम नोट कर लेंगे, स्पीड हमें पता होती है लाइट की, डिस्टेंस निकाल लेंगे, डिस्टेंस वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम के फॉर्मूले से। इसी तरह से अगर हमें कोई कोई एरोप्लेन है, उसकी मॉनिटरिंग करनी है, उसकी वेलोसिटी क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है, कितनी हाइट पर है, ये सब मेजरमेंट करने के लिए भी लेज़र की लाइट का यूज किया जाता है। तो ये थे कुछ एप्लीकेशंस लेज़र के, जो ऑलमोस्ट हर फील्ड में लेज़र के एप्लीकेशंस हैं। इन लेज़र के एप्लीकेशंस को मैंने आपको लिख के दिया है एक पेज में, ठीक है, तो आप वहाँ से इनको एक बार पढ़ लीजिएगा। बस मेरा इतना ही काम था समझाने का। अब हम शुरू करते हैं इसमें हमारा अगला जो पार्ट है, हमारा अगला पार्ट है इसी यूनिट में पार्ट बी, और वो है फाइबर ऑप्टिक्स। लेज़र वाला पार्ट हम खत्म कर चुके हैं,
ठीक है। दूसरा जो पार्ट है हमारा, वो दूसरा पार्ट है फाइबर ऑप्टिक्स। तो अब बात करेंगे हम फाइबर ऑप्टिक्स की, ठीक है। तो ये ऑप्टिकल फाइबर, ये एक ऐसी डिवाइस होती है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं हम ऑप्टिकल फाइबर को, हिंदी में कहते हैं प्रकाशीय रेशा, इसको कहते हैं प्रकाशीय रेशा। तो ये प्रकाशीय रेशा क्या है? प्रकाशीय रेशा एक ऐसी डिवाइस है जिसके अंदर एक सर्टेन प्रोसेस के थ्रू, वो प्रोसेस क्या है मैं अभी बताऊंगा, एक सर्टेन प्रोसेस के थ्रू हम ऑप्टिकल सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसमिट करते हैं। यानी कि कोई सूचना है हमारे पास, कोई सिग्नल है हमारे पास, वो सिग्नल हमारे पास किस फॉर्म में है? प्रकाश की फॉर्म में है, और वो सिग्नल हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना है। तो उसको पहुंचाने के लिए एक डिवाइस यूज की जाती है, ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। तो चलिए ऑप्टिकल फाइबर को हम बाद में शुरू करेंगे, उससे पहले कि इसके अंदर वो प्रोसेस क्या होती है, उस प्रोसेस पे हम चर्चा करते हैं। तो उस प्रोसेस पर चर्चा करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं 10th की बात, और वैसे भी हमने यूपी पॉलिटेक्निक के सिलेबस में भी 2nd यूनिट में पढ़ा है ऑप्टिक्स में कुछ चीजें, जैसे रिफ्लेक्शन, लाइट का रिफ्लेक्शन आप जानते हैं। लाइट किसी सरफेस से टकराती है, एक मीडियम में आई, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये बाउंड्री कोई, इस बाउंड्री से टकराई और वापस इसी मीडियम में लौट गई, जिस मीडियम में आई थी उसी मीडियम में लौट गई। इस घटना को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। और यहां पर हमें पता था कि एंगल I = एंगल R होता है, ठीक है, 2 लॉ थे इसके वगैरह वगैरह, वो सब हम पढ़ चुके। रिफ्रैक्शन की बात करें, इसी तरह से इस फिनोमेना रिफ्रैक्शन का भी होता था रिफ्लेक्शन की तरह। इसमें क्या होता था कि जब कोई लाइट की रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो ये क्या करती है, लाइट की प्रॉपर्टी है कि स्ट्रेट लाइन में चलती है। बट यहाँ पर जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रेवल कर रही होती है, तो इसकी स्ट्रेट लाइन में चलने वाली प्रॉपर्टी है ना, वो थोड़ी सी हमें डेविएट नजर आती है। क्या डेविएट नजर आती है कि ये ऐसे जानी चाहिए थी, बट ये ना ऐसे ना जाके या तो ये ऐसे निकल जाती है या ये ऐसे निकल जाती है। डिपेंड करता है कि ये दोनों मीडियम क्या है। अगर ऊपर हमारे पास डेंसर मीडियम है, रेयर मीडियम नीचे है, यानी कि बाद वाला रेयर मीडियम है, तो ये इस नॉर्मल से दूर होकर निकल जाती है। अगर ऊपर रेयर मीडियम है, नीचे डेंसर मीडियम है, तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। बट कोई सा भी कैसा भी मीडियम अलग अलग हो ये, तो ये स्ट्रेट नहीं जाएगी। इस डेविएशन को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। इस रिफ्रैक्शन के भी बहुत खूबसूरत फिनोमेना होते हैं, जो हम लोगों ने आपको सेकंड यूनिट में बताए थे। अब इन्हीं फिनोमेना पर हम एक चर्चा करते हैं, और अलग तरह की एक नए फिनोमेना की, ठीक है। तो चलिए एक नए फिनोमेना की हम कल बात करते हैं। वो नया फिनोमेना क्या है? हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन की। तो गौर से समझिएगा जरा भाई, मेरे पास मान लिया ये एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस यानी कि ऐसा सरफेस जो 2 मीडियम को अलग अलग कर रहा है। मान लिया मीडियम ये 1 है मेरे पास, और ये मीडियम 2 है, माध्यम 1 और ये माध्यम 2। अब सपोज कीजिए कि ये माध्यम मेरे पास कैसा है, डेंसर है। ये माध्यम मेरे पास कैसा है, रेयर है। रेयर का मतलब ये विरल माध्यम है, और डेंसर का मतलब है कि ये सघन माध्यम है। अब कोई लाइट की रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, यानी कि ये रे कैसी है हमारी, ये इंसिडेंट है, ये आपतित किरण है जो डेंसर मीडियम में आ रही है। सपोज इसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1 है, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। तो n2 जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये n2 वाला मीडियम हमारा क्या है, पहला मीडियम है, यानी कि जिसमें रे पहले ट्रेवल कर रही है। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हमें क्या पता होता है कि अगर ये डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल से दूर हो जाती है, ये नॉर्मल होता है। इतनी बातें तो आप जानते हैं, कोई नई बात नहीं है। तो ये जानी तो चाहिए थी ऐसे स्ट्रेट, बट ये स्ट्रेट ना जाके क्या करती है कि ये इससे थोड़ी सी दूर हट जाती है, और जब ये थोड़ी सी इससे दूर हट जाती है तो ये एंगल हमारे पास बनता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हमारे पास बनता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब गौर कीजिए कि मैं इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा दूं,
इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा दूं तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा। यानी कि अगर मैं इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को इतना कर दूं, ये कर दिया मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी ये हो जाएगा भाई, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ जाएगा। इसी तरह से इसको मैं बढ़ाता गया, एक सर्टेन एंगल आ गया, वो मान लो सर्टेन एंगल ये आया, और इस सर्टेन एंगल पे क्या हुआ कि ये जो लाइट रिफ्रैक्ट कर रही थी हमारी, जो आपतित किरण थी, जो अपवर्तित किरण थी, वो किरण क्या हो गई कि ये जो सरफेस है, सरफेस के पैरेलल हो गई इस तरह से। या हम कहें कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो कितना बन गया, 90 डिग्री। तो अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री बन गया तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो यहां पर एक चीज हमें समझ में आई क्या, कि अगर कोई लाइट की रे डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, कोई लाइट की रे डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, डेंसर से रेयर मीडियम में जाने पर अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाएं कंटिन्यूअसली, तो एक सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस पे क्या होता है कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है हमारा, वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है। या हम कहें कि जो लाइट की रे है, वो लाइट की रे रिफ्रैक्शन के बाद जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है उसके पैरेलल हो जाती है। समझ में आ रही है बात? इस कंडीशन में जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल, एक तो हमें यहां पर डेफिनेशन बतानी थी कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है। तो क्रिटिकल एंगल समझ में आ गया। क्रिटिकल एंगल क्या है? ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम for which angle of refraction is 90 डिग्री। तो डेंसर मीडियम में वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो वो हमारा जो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो क्या कहलाता है? क्रिटिकल एंगल कहलाता है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज angle of refraction is 90 degree is called critical angle। अब देखिए एक बात, आगे चलते हैं इससे थोड़ा सा, इससे आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब मान लिया कि ये जो एंगल ऑफ, मैं इसको थोड़ा सा और मिटा के इधर से बना देता हूं, ठीक है, चलिए। तो ये तो बन गया बेटा हमारा, ये क्रिटिकल एंगल बन गया। सपोज ये क्रिटिकल एंगल पर सिचुएशन क्या थी, अगर ये एंगल है क्रिटिकल एंगल IC, इसको हम IC से डिनोट करते, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा कितना होगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा हमारा, यानी कि ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगी, ये इंसिडेंट रे हो जाएगी, और ये एंगल R इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। अब सपोज करोगे इस एंगल को मैंने क्रिटिकल एंगल से और ज्यादा कर दिया, तो ये एंगल और ज्यादा बढ़ जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी तो बढ़ेगा। जैसे ही एंगल इंसिडेंस एंगल बढ़ाएंगे हम, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा, अगर डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है तो अगर हमने मान लिया ये एंगल जो है ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल कर दिया, ये एंगल I ग्रेटर देन कर दिया हमने क्रिटिकल एंगल, तो अब क्या होगा कि R भी हमारा क्या हो जाएगा? R ग्रेटर देन 90 डिग्री। और R ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो ये जो रे है लाइट की, ये लाइट की रे क्या करेगी? वापस इसी मीडियम में लौट के आ जाएगी। भाई यही तो एंगल R होगा ग्रेटर देन 90 डिग्री। यहां तक तो 90 है, इसके बाद जो भी बढ़ेगा, जितना भी बढ़ेगा, वो वापस जो मीडियम N2 है उसी N2 मीडियम में आ जाएगी रे लौट के। यही सिचुएशन बनेगी अगर एंगल I क्या हो जाए हमारा? क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए। इस सिचुएशन को, ये वाली जो सिचुएशन है, ये इस सिचुएशन को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। शॉर्ट में हम इसको बोलेंगे TIR, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या चीज है ये? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कैसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन?
भाई इसमें देखिए परावर्तन हो गया, लाइट उसी मीडियम में वापस आ गई, लेकिन बाउंड्री हमारी दो मीडियम को अलग कर रही थी। होना रिफ्रैक्शन चाहिए था, बट हमने एक सर्टेन एंगल ऐसा ढूंढा कि उस एंगल से ज्यादा इंसिडेंट एंगल होने पर जो लाइट की रे है वो वापस उसी मीडियम में लौट के आ गई, मतलब रिफ्लेक्शन हो गया लाइट का। और इस घटना को कह दिया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस घटना को कहा गया पूर्ण आंतरिक परावर्तन। समझ में आ गई बात? तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है, इस पूर्ण आंतरिक परावर्तन के थ्रू लाइट हमारी ऑप्टिकल फाइबर के अंदर चलती है। लाइट जो ट्रांसमिट होती है ऑप्टिकल फाइबर में, जो ऑप्टिकल फाइबर का प्रिंसिपल है, वो ऑप्टिकल फाइबर का प्रिंसिपल है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी कि हमारा जो ऑप्टिकल फाइबर है वो TIR के प्रिंसिपल पे कार्य करता है। उसके अंदर क्या होता है कि ऑप्टिकल सिग्नल एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना होता है बाय द प्रोसेस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब आप सोचोगे कि सर जब रिफ्लेक्शन सीधे सीधे हो सकता है तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करने की क्या जरूरत है? इसकी जरूरत है, क्योंकि रिफ्लेक्शन सीधा जो होता है, सीधे रिफ्लेक्शन में लॉस होता है एनर्जी का। बाउंड्री पे जहां रिफ्लेक्शन होगा, कुछ बाउंड्री क्या करेगी, लाइट को एब्जॉर्ब करेगी, तो एब्जॉर्प्शन लॉस हो गया। उसी बाउंड्री पे जरूरी नहीं कि 100% रिफ्लेक्टिंग हम कोई चीज बना नहीं सकते। आइडियल सिचुएशन में हम कुछ भी 100% क्या कर सकते हैं, 100% रिफ्लेक्टिंग सरफेस हम नहीं बना सकते। जब 100% रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं बना सकते तो कुछ लाइट ट्रांसमिट भी हो जाएगी उसमें से, तो ट्रांसमिशन लॉस हो गया। तो बहुत तरह के लॉस जनरल रिफ्लेक्शन में होते हैं। और अगर इसी तरह से लॉस होंगे बार बार ऑप्टिकल फाइबर बहुत लंबा है मान लो, तो हर पॉइंट पे जहाँ रिफ्लेक्शन होगा वहाँ कुछ ना कुछ लॉस होगा। तो जो सिग्नल जहां पहुंचना चाहिए था वहां तक पहुंचते पहुंचते बीच में ही खत्म हो लेगा, तो पहुंचेगी ही नहीं सूचना वहां तक। जो उस लॉस को खत्म करने के लिए ये TIR कराया जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और जनरल रिफ्लेक्शन में अंतर यही है कि जनरल रिफ्लेक्शन जो होता है हमारा, उसमें लॉस होते हैं, ट्रांसमिशन लॉस होता है, एब्जॉर्प्शन लॉस होता है, बट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में कोई लॉस नहीं होता है। जितनी लाइट यहाँ से इंसिडेंट हुई उतनी लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, यानी कि जितनी एनर्जी आएगी उतनी एनर्जी रिफ्लेक्ट होकर वापस जाएगी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में। तो इसलिए हम क्या बनाते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन बनाते हैं ऑप्टिकल फाइबर के अंदर, ताकि इसके अंदर जो लाइट इंटर करे वो लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करनी चाहिए। तो इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और क्रिटिकल एंगल समझ में आ गया होगा। तो हम अब बात करें अपने ऑप्टिकल फाइबर की, मिटा दें इसको। चलिए, तो डेफिनेशन अगर लिखना चाहें तो आप लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, then refracted light comes back the same medium, and this phenomena is called total internal reflection। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस की सघन माध्यम में हमारा जो आपतन कोण है उसका मान क्रांतिक कोण, इसको हिंदी में कहते हैं क्रांतिक कोण, से अधिक हो जाए तो प्रकाश की किरण वापस सघन माध्यम में लौट आती है, यानी कि परावर्तित हो जाती है अपवर्तित होने की जगह पे। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अब बात करते हैं ऑप्टिकल फाइबर की। तो ये जो ऑप्टिकल फाइबर है, ये ऑप्टिकल फाइबर हिंदी में इसको बोलते हैं प्रकाशीय रेशा। और इस रेशे में क्या होता है कि इट इज ए डिवाइस which is used to transmit optical signals from one place to another। यानी कि ऑप्टिकल फाइबर प्रकाशीय रेशा एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा हम प्रकाशीय सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसमिट करते हैं।
एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। अब हम बात करें इसकी कंस्ट्रक्शन की, पार्ट्स की, तो इसमें क्या होता है, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। इसमें 3 पार्ट होते हैं। वो 3 पार्ट क्या होते हैं? इट हैज 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स। वो 3 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं इसमें? एक तो होती है इसकी कोर, दूसरी चीज होती है इसकी क्लैडिंग, और तीसरी चीज क्या होती है? तीसरी चीज होती है एक प्लास्टिक की जैकेट, सबसे ऊपर सुरक्षा करने के लिए प्लास्टिक जैकेट, और इसको हम बफर भी बोलते हैं। तो ये 3 चीजें इसके अंदर होती हैं। तो चलिए मैं इसका डायग्राम बनाता हूं और समझते हैं इन तीनों चीजों को कि ये क्या है, कोर क्या है, क्लैडिंग क्या है और प्लास्टिक जैकेट क्या है। तो ऑप्टिकल फाइबर क्या है? ऑप्टिकल फाइबर सिंपल केबल जैसी होती है और उस केबल में 3 पोर्शन होते हैं। तो सबसे अंदर वाला पोर्शन होता है वो कोर होती है, उसके ऊपर एक और पोर्शन होता है उसको क्लैडिंग कहते हैं, और इन दोनों के ऊपर एक और पोर्शन होता है उसको हम प्लास्टिक जैकेट कहते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्या है। तो भाई ये है इस तरह की केबल, ये मेरे सबसे ऊपर वाला पार्ट इसका बना है। एक पार्ट इसके अंदर होता है, जगह कम रह गई, चलिए और पीछे से बना लेते हैं इसको। ये इसकी स्ट्रक्चर होती है बेटा, ये इसी के अंदर होते हैं, बाहर बनाए गए ये सिंपल एक की स्ट्रक्चर होती है पूरी, और इसमें ये अंदर होते हैं तीनों पार्ट्स। ठीक है, इस तरह से ये संरचना है आपकी ऑप्टिकल फाइबर की। इसमें जो सबसे अंदर वाला भाग है इसको हम कहते हैं कोर, इसके ऊपर वाला जो भाग है इसको कहते हैं क्लैडिंग, और जो सबसे बाहर वाली भाग है इसको कहते हैं हम जैकेट, प्लास्टिक जैकेट, या इसको हम कहते हैं बफर। ठीक है, अब बात करते हैं कोर की। तो ये कोर क्या है बेटा? ये कोर या तो प्लास्टिक और ग्लास, या तो कांच या प्लास्टिक की बनी होती है। ठीक है, मेड अप ऑफ, किसकी बनी होती है? मेड अप ऑफ प्लास्टिक और ग्लास, यानी कि ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए। ठीक है, ट्रांसपेरेंट मीडियम, जो कि लाइट एक मीडियम ट्रांसपेरेंट, तो हमें क्या चाहिए? हमें तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कराना है, तो लाइट इसके अंदर एंटर करेगी, तो ये कैसा मीडियम होना चाहिए? ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए। तो ट्रांसपेरेंट मीडियम या तो प्लास्टिक या ग्लास का ये कोर बना होता है। इसके डायामीटर की बात करें तो डायामीटर जो है इसका वो 5 से लेके 10 माइक्रोमीटर के ऑर्डर का होता है, बहुत बारीक, 5 से लेके 10 माइक्रोमीटर, यानी कि जो बाल है हमारा उस बाल के ऑर्डर का ये डायामीटर है। ठीक है, तो इतना बारीक इसका क्या होता है? कोर होती है। कोर की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मान लिया N1 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसकी कितनी है? कोर के मीडियम की N1, लेकिन कंडीशन क्या रखनी है हमें बेटा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी होता है जब लाइट की रे डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी, रेयर से डेंसर में जाएगी तो TIR नहीं होगा।
TIR कराने के लिए हमें क्या करना है कि जो मीडियम हमारा पहले है, जिसमें लाइट पहले आ रही है, वो डेंसर मीडियम होना चाहिए। तो डेंसर मीडियम होने के लिए कंडीशन ये है कि जो क्लैडिंग है हमारी, इस क्लैडिंग की अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मान लिया N2, तो ये N1 जो है ये N1 ग्रेटर देन होना चाहिए N2 से, यानी कि कोर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा होनी चाहिए। अगर इनमें अंतर की बात करें हम तो N1 माइनस N2 जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर -3 के ऑर्डर का होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 10 की पावर -3 यानी कि 1/1000 के ऑर्डर का डिफरेंस होता है इसमें दोनों की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। बट सिचुएशन क्या रहनी चाहिए कि जो हमारी कोर है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, क्लैडिंग भी क्या होता है, क्लैडिंग भी ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, ये भी हमारा ग्लास या प्लास्टिक का बना होता है, ग्लास और प्लास्टिक की बनी होती है कोर भी। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर की ज्यादा होती है, क्लैडिंग की थोड़ी सी कम होती है। अब बात करें प्लास्टिक जैकेट की, तो ये प्लास्टिक जैकेट क्या होती है, ये प्लास्टिक का बफर होता है। जैसे हमारे पास केबल होती है, उस केबल के ऊपर सबसे बाहरी ऊपर जो है प्लास्टिक का मोटा बफर बना होता है, वो क्या करता है, वो इस कोर क्लैडिंग की क्या करेगा, इसको सुरक्षा और मजबूती प्रदान करने के लिए ये प्लास्टिक की जैकेट इसके ऊपर लगी होती है, जैसा कि हर केबल में आप लोगों ने देखा, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक, तो ये कोर, क्लैडिंग और प्लास्टिक जैकेट तीनों चीज समझ में आ गई। ठीक, जब तीनों चीज समझ में आ गई तो हम एक चीज और बता देते हैं आज इस वीडियो में कि इसका प्रिंसिपल क्या है, ऑप्टिकल फाइबर का सिद्धांत। तो ऑप्टिकल फाइबर का जो सिद्धांत है वो ये है कि इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब कैसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, इसका एक डेरिवेशन करेंगे हम एक्सेप्टेंस एंगल के लिए अगली वीडियो में। आज की वीडियो में यहीं तक। ठीक है, देखते रहिए, बने रहिए फिजिक्स गुरु के साथ और समझते रहिए चीजों को इन दिस सिंपल वे। उम्मीद है आप लोगों से अच्छे से आप पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो घर में रहिए, अभी क्रिटिकल टाइम ही चल रहा है, तो आप लोग अपने घरों में ही रहें, खुद स्वस्थ रहें, औरों को भी स्वस्थ रहने दें। ठीक है, उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा है, और अगर समझ में आ रहा है तो चैनल शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।